नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम में। 5 के प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है कोरोना से जीत रहे हैं जंग। जी हां, अब भारत धीरे धीरे कोरोना को शिकस्त दे रहा है। देश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण लोगों की सावधानी और वैक्सीनेशन है। देश में अब तक करीब 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं कई राज्यों में सख्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसका लोग पालन भी कर रहे हैं। देश में रिकवरी रेट भी लगातार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों से लगातार यह अपील करता आ रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें। अगर आपको कोरोना काल में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत है, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो जनतंत्र टीवी की ये कोशिश होगी कि आपकी हर संभव मदद करें। इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। आज के इस खास शो में हम कोरोना से बचाव को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा है, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है और अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो दिल्ली का ये ग्राफ आपके सामने 13 मई, 12 मई और 11 मई का किस तरीके से केस जो है वो आए थे और कितने ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का ये कोरोना ग्राफ 13 मई, 12 मई और 11 मई का कितने केस आए थे और कितने ठीक हुए हैं, ये आपके सामने। और ये ताजा आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से जो स्थिति है वो पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का ये ग्राफ आप देख रहे हैं, केस कितने आए थे और ठीक होने वालों की संख्या जो है अब वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि एक्टिव मामलों में भी कमी देखी जा रही है, तो वहीं ठीक होने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ का ये कोरोना ग्राफ, केस जो सामने आए हैं, एक्टिव केस, उनकी संख्या, तो वहीं रिकवरी रेट किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, ये भी आप देखिए। दिन पर दिन लगातार रिकवरी रेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम राज्यों के यहां पर हमने आपको कोरोना ग्राफ दिखाए हैं, एक्टिव केस और रिकवरी रेट। वहीं गुजरात की अगर हम बात करें, 13 मई 10,742 मामले आए थे, वहीं 12 मई को कम हुए 11,017 मामले और 11 मई को 10,990 मामले सामने आए। वहीं ठीक होने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो 13 मई में यहां पर 15,269 मामले सामने आए और लगातार ये दिन पर दिन जो रिकवरी रेट है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने, कोरोना ग्राफ बता रहा है कि मध्य प्रदेश में भी अब जो स्थिति है वो धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। जो एक्टिव केस आए हैं वो आप देखिए, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे जो आंकड़ा है, जो ग्राफ है, वो लगातार इस कंडीशन में है कि वो राहत देने वाला है। अब तक कितनी डोज लग चुकी है ये हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 13.87 करोड़ जो लोग हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है। 4.05 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। जी हां, और गुरुवार को देश में 20.27 लाख डोज लग चुकी है। इसका मतलब बड़े पैमाने पर यहां पर ये जो अभियान चलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन अभियान, इसमें जो देश की जनता है वो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ही रही है, साथ ही सरकार भी प्रतिबद्ध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचे। तो आपके सामने ये आंकड़ा कि कितने लोगों तक वैक्सीन जो है वो पहुंच चुकी है, वैक्सीनेशन कितने लोगों का हो चुका है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, एक पैनल जुड़ा है हमारे साथ। डॉक्टर अनूप अग्रवाल जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं लखनऊ से, नर्सिंग होम एसोसिएशन से। वहीं डॉक्टर अश्विनी यादव हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, मेदांता अस्पताल से हैं, लखनऊ से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर अनूप, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से ये जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और वहीं एक्टिव केस की मैं अगर बात करूं तो लगातार एक्टिव केसों में भी अब यहां पर कमी नजर आ रही है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत देश के लिए हैं। इसके पीछे की अगर फैक्ट्स की मैं बात करूं तो वो क्या, कौन से फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये जो शुभ संकेत हैं ये मिल रहे हैं हमारे देश में, और साथ ही आगे कौन कौन से और कदम उठाने चाहिए जिससे कि हम इस वायरस से बहुत ही जल्दी से जल्दी इसका हम खात्मा कर सके। डॉक्टर अनूप। मोनिका जी, जी।
हाँ मोनिका जी, जो आपने अभी ग्राफ दिखाया वो बहुत ही उत्साहजनक है। जी। और जैसा आपने बताया कि मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सभी जगहों पे डेली रिकवरी रेट हमारा होने वाले इन्फेक्शन से जी। ज़्यादा है। ये इस तरफ को शो कर रहा है कि प्रोबेबली इन सारे प्रदेशों में हम पीक आ चुका है और जी। अब उससे नीचे की तरफ उतर रहे हैं। आप देखें कि लगभग 1 अप्रैल के करीब इन सभी प्रदेशों में कोरोना ने दस्तक दी थी। जी। और उसके बाद ये 1 महीने से सवा महीने का समय लगा हमें पीक पहुंचने में, और अब हाँ। कम हो रहा है। तो अभी 1 से सवा महीने का समय लगेगा जब ये प्रॉब्ली पूरी तरह से जाएगा। जी। तो इस बीच में हमें ये ध्यान रखना है कि जैसा कि हमने पहली लहर के बाद किया था कि सभी लोगों ने एकदम से लापरवाही शुरू कर दी थी, जी। निश्चिंत हो गए थे इस उम्मीद में कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो एसएमएस है, सेफ डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन, जी। इसको हमें ध्यान रखना है कंटिन्यूअस। अगर हम जैसे ही इसमें लापरवाही करेंगे वैसे ही हमें फिर से प्रॉब्लम होगी। जी। दूसरा, इसका सबसे बड़ा कारण क्यों ये केस कम हो रहे हैं, आप देखें कि ऑलमोस्ट सारे प्रदेशों में जहां जहां बात कर रहे हैं जी। वहां पर पिछले 20 दिन से लगातार लॉकडाउन या कर्फ्यू की स्थिति है। इसने जो मैन टू मैन ट्रांसमिशन था उसको रोका है। लोग घरों में रहे हैं तो एक से दूसरे से होने वाला ट्रांसमिशन को रोका है। ट्रांसमिशन रोकने में हम कामयाब हुए। आप कह रहे हैं कि इस बीच जो लॉकडाउन है ये एक बड़ा हथियार रहा है। ये बहुत बड़ा हथियार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं मोनिका जी। और तीसरा, इस बीच में हमारा वैक्सीनेशन, 30 अप्रैल तक हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेज थी जी। उसके बाद थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन हो रहा है जी। तो 3 हथियार हैं जो हमारे लिए सबसे कारगर हैं। नंबर 1 लॉकडाउन, जी। नंबर 2 एसएमएस का पालन करना, नंबर 3 वैक्सीनेशन। ये तीनों कारण हैं जिसके कारण हम धीरे धीरे अब पूरे हिंदुस्तान में केसेस धीमे हो रहे हैं। जी। और निश्चित तौर पर जनता का जो सहयोग मिला है वो भी एक बड़ा हथियार रहा। कोई तो राय नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बिना जनता के सहयोग के हम और आप कुछ भी करते रहें उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो जनता को, इसीलिए मैंने फिर से आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूं कि प्लीज सेफ एंड सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इस 3 यानी कि एसएमएस को कृपया नहीं भूलें। क्योंकि जनता का सहयोग मैंने इसलिए बोला डॉक्टर अनूप, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि घर में आइसोलेट होकर ही अपना इलाज करा रहे हैं और वो जानते हैं कि बाहर स्थिति क्या है। जो गंभीर स्थिति है उन लोगों के लिए अस्पताल के लिए ऑप्शन छोड़ा जाए, तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में वो लोग ठीक भी हो रहे हैं जो कि आइसोलेट हैं घर में और अपने आप इलाज भी कर रहे हैं। एक्चुअली अगर हम लोग फिगर्स की बात करें तो 90 से 95% मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं। और इस बार क्योंकि ऐसा भी हुआ कि बेड और ऑक्सीजन की कमी हुई, बहुत ज्यादा संख्या में हमारे पेशेंट्स अफेक्टेड हुए। इससे बहुत से ऐसे पेशेंट शायद जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी वो भी होम आइसोलेशन में शुरू रहे जी। और टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और सरकार के प्रचार के माध्यम से और टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट जो सरकार की पॉलिसी रही है उसके कारण होम आइसोलेशन में लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस, सहायता और ट्रीटमेंट मिला है, जिसके कारण बहुत सारे मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात ये आप बता रहे हैं। डॉक्टर अश्विन, आपका मैं रुख करूंगी। वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ने का और हमारे देश में देखा भी जा रहा है कि लगातार रिसर्च में भी और डॉक्टर्स भी, आप तमाम लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि वैक्सीन किस तरीके से ह्यूमन बॉडी पर काम करती है और कितना ज़रूरी है इस वैक्सीन को लगवाना। देखिए मैम, जो वैक्सीन होती है मतलब वो एक तरीके का इनएक्टिवेटेड जो डीएनए होता है या प्रोटीन होता है वो इंजेक्ट किया जाता है। इस केस में एक वायरस का प्रोटीन जो होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हम लोग एक्टिव जो डालते हैं अपने बॉडी में, उससे क्या होता है कि बॉडी जो होता है वो अपनी एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देती है जी। वो एंटीबॉडी जो होती है हम लोग को एक्टिव इन्फेक्शन से बचाती है जी। ऐसी तरीके से अगर हम लोग वैक्सीनेशन करते रहें और 70% ऑफ द पॉपुलेशन अगर वैक्सीनेटेड हो जाए तो इसलिए हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं जी, जिससे हम लोग एक मतलब पूरी पॉपुलेशन में इम्यूनिटी हो जाती है और इससे ट्रांसमिशन दूसरे लोगों को नहीं होता है।
वैक्सीनेशन डेफिनेटली एक बहुत अच्छा हथियार है जो कोरोना को हरा सकते हैं। जी, कई मामले डॉक्टर अश्विन ऐसे सामने आए हैं, लोगों ने वैक्सीन लगवाई जिसके कुछ दिनों बाद या फिर कुछ घंटों बाद उनको तेज बुखार आ जाता है। तो ऐसे में लोग पैनिक कर रहे हैं और लोगों को जब वो बता रहे हैं तो और लोग भी पैनिक कर रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो ऐसे में ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये ज़रा लोगों का भ्रम दूर कीजिए कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद सर दर्द होता है या फिर बुखार आता है तो उसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल मैम, मैं एक चीज स्पष्ट बताना चाहता हूँ जी कि कोई भी वैक्सीन, ये मैं कोरोना वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप बीसीजी वैक्सीन या फिर हर्पीज वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लगाएं, उससे थोड़ा बहुत फीवर, पेन, बॉडी पेन ये रहता है मैम। जी, तो ये किसी भी वैक्सीन से आ सकता है, कोई कोरोना वैक्सीन स्पेसिफिक नहीं है कि इससे जो ये नई चीज पता चल रही है कि इससे जो है ये दिक्कतें आ रही हैं। तो उससे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, बस डॉक्टर के परामर्श से दवाई ले, ये बहुत जरूरी है, या फिर रेस्ट करने की जरूरत है। रेस्ट करें, थोड़ा बहुत अगर फीवर है तो एक पैरासीटामोल ले लें, अच्छा हाइड्रेशन रखें, न्यूट्रिशन अच्छा लें, इसी सब चीज़ों से 1-2 दिन में ये सब जो समस्याएं हैं वो सबसाइड हो जाती हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप दोनों के पास में आऊंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास इस वक्त मेरे जहन में है। तो डॉक्टर अश्विन, आप बता रहे थे कि किस तरीके से वैक्सीन जो है वो काम करती है और बिल्कुल भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस बीच बुखार भी आता है वैक्सीन लगवाने के बाद या फिर सर दर्द होता है, डॉक्टर के परामर्श से आप दवाई ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वहीं डॉक्टर अनूप भी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर अनूप, सबसे बड़ी जो इस वक्त समस्या है वो है ऑक्सीजन, और हम देख रहे हैं कि कई लोग घर पे भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। तो उन लोगों की कैसे देखरेख की जाए, और वो काफ़ी सेंसिटिव मामले ये होते हैं, तो कैसे वो मरीज जो कि घर पर हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं उनकी कैसे देखरेख की जाए? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को कि कोई भी इस उम्मीद में कि कल मेरे मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, इस उम्मीद से घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और गैसों के सिलेंडर को होल्ड मत करें जी, क्योंकि इसका इफेक्ट ये होता है कि जिनको अभी जरूरत है उनको नहीं मिल पा रही। अब आपके सवाल पर आते हैं कि अगर ऑक्सीजन घर पर लगी है तो कैसे केयर करें जी। नंबर 1 बात ध्यान ये रखनी है कि अगर ऑक्सीजन लगी है तो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास एक से काम नहीं होगा, आपके पास 2 होने चाहिए जी, जिससे कि आपके पास बैकअप रहे, ये खत्म होती दूसरा आप लगा सके। ठीक है। दूसरा, जो आपका ऑक्सीजन का मास्क या जो नेजल कैनुला आप यूज कर रहे हैं उसको डेली क्लीन करते रहें। अपने नोज को डेली मरीज के दिन भर में 2-3 बार से क्लीन करें जी, और उसके ऊपर बिटाडीन का ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक कॉमन सी प्रॉब्लम जिन लोगों को देखी गई है इधर आ रही है, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन सेटअप में या स्टेरॉइड पर चल रहे हैं, ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जैसी बीमारी हो रही है। तो स्पेशली जो मरीज घर पर जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ है उनको ये केयर करने की जरूरत है जी। तीसरा इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर घर पर ऑक्सीजन आपको लगी हुई है तो उसके साथ में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रोनिंग यानी कि पेट के बल लेटने की एक्सरसाइज, इसको रोके मत जी जी। भाप लेना नहीं रोके, गार्गल करना नहीं रोके, और ऑक्सीजन जैसे ही आपको लगे कि अब आप 1 से 2 और 3 लीटर की आवश्यकता बढ़ रही है, आप तुरंत अस्पताल के लिए रुक करें, देखें कि आपको कैसे बेड अवेलेबल हो जाए जी। उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं, स्पेशली लखनऊ की बात करूं जी, तो इस समय बेड की उपलब्धता में इतनी समस्या नहीं है जी। अगर आप थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो आपको बेड मिल जाएगा जी। तो स्थिति में आप सुधार है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत लगती है और स्थिति अगर खराब होती है तो तुरंत रुक करें अस्पताल का जी, ये बहुत आवश्यक है जी। और लोगों में इस वक्त ये भी भ्रम है कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, किस वैक्सीन से कितना फर्क पड़ता है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और अब रूस की भी वैक्सीन आ रही है, स्पुतनिक भी। तो क्या ये वाकई फैक्ट है कि जो अलग अलग वैक्सीन हैं उनमें अलग अलग क्षमता होती है प्रोटेक्ट करने की बॉडी को? मोनिका जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है और ये बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है। बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊं कि कोई भी वैक्सीन होती है उसका बनाने का तरीका और फॉर्मूला अलग अलग होता है जी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर वैक्सीन की एफिकेसी अलग अलग होती है।
इस समय हमारे देश में जरूरत ये है कि बजाय इसके कंफ्यूजन के कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक में से कौन सी ज्यादा कारगर है, इस समय हमें देखने की जरूरत है कि हमें कौन सी वैक्सीन की उपलब्धता है जिससे हम लगवा सकते हैं। क्योंकि हर वैक्सीन के बीच में 5 से 10% की एफिकेसी का फर्क है जी, और वो फर्क उस पर्सन के ऊपर भी हो सकता है। अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है और मैं स्पुतनिक लगवा रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी खराब है जी, और वो भी स्पुतनिक लगवा रहा है, तो दोनों में जो इम्यूनिटी पैदा होगी या प्रोटेक्शन होगा जी, उसका लेवल अलग अलग होगा। तो हमें किसी को भी हमें नहीं पता कि हमारी अपनी इम्यूनिटी कैसी है, यानी कि हमारा वैक्सीन लगने के बाद हमारा शरीर किस रफ्तार से और कितनी एंटीबायोटिक बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। इस समय जरूरी है बिना देखे सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन लगवाया जाए, जरूरी अभी यही है, प्राथमिकता अभी यही होनी चाहिए, क्योंकि शरीर को प्रोटेक्ट रखना है, बॉडी को इस लायक बनाना है कि वो संक्रमण से लड़ सके, जिसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। तो ये जो भ्रम लोगों के अंदर है कि वो कोविशील्ड लगवाए या फिर कोवैक्सीन लगवाए या फिर रूस वाली जो कि बाहर देश की है, बहुत लोगों में ये भ्रम है कि हम तो बाहर देश वाली वैक्सीन लगवाएंगे, तो ये बिल्कुल भी ना करें। बहुत जरूरी है कि अभी जिस वैक्सीन की उपलब्धता है वो आप फौरन लगवा लें। डॉक्टर अनूप, सही कह रही हो? आपने सही कहा जी जी, क्योंकि देखिए आज आप पहली डोज लगवाएंगे, इसके आप 1.5 से 2 महीने बाद सेकेंड डोज लगवाएंगे जी, और सेकेंड डोज के भी 4 हफ्ते बाद आपको वो पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा जो वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद मिलता है जी। तो इफेक्टिवली आज से 3 महीने बाद आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो पाएंगे जी, इस चीज के लिए कि आपको सीवियर बीमारी ना हो, आपको क्रिटिकल इलनेस ना हो, आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता ना हो जी। और अगर आप अभी वैक्सीन का इंतजार करेंगे कि नहीं हमें अपनी चॉइस की लगानी है जी, तो हो सकता है आपको 3-4 हफ्ते और बीत जाए और इस बीच में आपको कोविड बीमारी पकड़ ले। तो प्राथमिकता यही रहनी चाहिए कि वैक्सीन लगवाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये भ्रम था, मेरे अपने परिवार के कुछ लोग हैं उनके अंदर भी ये भ्रम है कि हम तो बाहर देश की वैक्सीन लगवाएंगे, ये है वो है। तो ये काफी चीजें क्लियर हुई है और हमारे दर्शक भी जो इस वक्त देख रहे हैं उनको भी काफी हेल्प मिली होगी। डॉक्टर अश्विन, आपका मैं रुख करूंगी, वो तमाम लोग जो कि घर में रहकर अपना इलाज कर रहे हैं और संक्रमित हैं, वो कब ये जाने कि उनको अब जरूरत है कि अब उनको हॉस्पिटल के लिए रुख करना ही चाहिए, कब वो समझे कि अब जरूरत है मूवमेंट करने की? डॉक्टर अश्विन, आप तक आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैम जो 90% पॉपुलेशन है जी, वो नॉर्मली अपने आप ही ठीक हो रही है जी, जो अपना थोड़ा बहुत अपना घर में मेडिकेशन, काढ़ा, ये सब टीम वगैरह लेके ठीक हो रहे हैं। तो मोस्टली घर में हमको क्या चीज ध्यान रखती है, ये मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा जी। पहली बात तो आपको हमेशा ऑक्सीजन अपना ध्यान रखना है जी, ऑक्सीमीटर हमेशा रहना चाहिए घर में। ऑक्सीमीटर रखें, उसमें कभी भी 94, 93 एक ऐसा 93, 94 ऐसा एक मार्क कर लें, इससे अगर कम होता है आपका तो आपको हॉस्पिटल की तरफ रुक। मैक्सिमम कितना होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए ये भी बता दीजिए। मैम मैक्सिमम तो 94 के ऊपर ही रहे वो अच्छा, ये 95 के ऊपर ही रहता है मोस्टली लोगों का। एक जो मार्क है वो 93 या 94 तक आप रखें, इसके नीचे अगर कम होता है तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, या तो उसको घर में ही आप अरेंज करें अगर आपको बेड की अभी उपलब्धता नहीं हो पा रही है, या फिर कोई भी नियरेस्ट जो अस्पताल है वहाँ पे जाके अपना इलाज कराएं। और दूसरी चीज ये कि जैसे हम लोग के जैसे अभी रिसर्च में कुछ आया है, इसमें 1 to 10 डेज जो फर्स्ट 10 डेज होता है, इसमें जो मैम जो वायरस होता है वो रेप्लिकेट करता है। जो हमारा ऑक्सीजन कम होना स्टार्ट होता है वो मोस्टली 11वें दिन से स्टार्ट होता है जी। उसके बाद ही सीटी में कुछ फाइंडिंग आती है, जो छाती का सीटी कराते हैं उसमें 11वें दिन के बाद ही थोड़ी बहुत चीजें आने स्टार्ट होती है। फिर 14 या 15 दिन के बाद ये जो हाइपोक्सिया होता है या सैचुरेशन होता है या ऑक्सीजन लेवल बॉडी का होता है वो और कम होना स्टार्ट होता है। तो जो 10 डेज के बाद का जो डेज है वो बहुत क्रूशियल होते हैं। शुरू में सबको लगता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, अचानक एक दिन होता है कि एकदम से उनको सांस फूलने लगेगी, एकदम से उनका ऑक्सीजन गिर जाएगा, एक दिन अचानक से SpO2 गिर जाएगा। तो मतलब मैं आपके द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि 10 से 14 दिन का जो पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इलनेस, आपकी स्टार्ट ऑफ द सिम्टम्स की बात करो, शुरू के 6 दिन हो सकता है आपको कोई सिम्टम्स ना हो, 6 से 10 दिन तक आपको फीवर, बॉडी एक, सोर थ्रोट ये सब हो, आपको लगे नॉर्मल सर्दी जुकाम है, बट 11 से 14 या 15 दिन में आपको मेनली हाइपोक्सिया, सैचुरेशन कम ये सब होता है। तो उस टाइम तक आपको
अपना सैचुरेशन 1 पल्स ऑक्सीमीटर लेके रखें, अपना ऑक्सीजन वॉच करें, ऑक्सीजन अगर कम होती है घबराएं ना, बिल्कुल। अपने डॉक्टर से परामर्श करें। आजकल वीडियो कंसल्टेशन जो है काफी ज्यादा है, घर पे आप अपनी दवाएं जो है डॉक्टर से पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मतलब क्योंकि वक्त का अभाव है इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। डॉक्टर अश्विन, एक और मेरा सवाल है कि ये जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेंट आ रहे हैं, ये किस तरीके से इनसे लड़े हम, और लोग जो है डर रहे हैं, उनके अंदर ये कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति आ गई है कि जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेंट आ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक हैं और पैनिक हो रहे हैं लोग। पैनिक ना हो, सतर्क रहें, अलर्ट रहें, इसके लिए वो क्या करें? बिल्कुल मैम, पहली बात तो कि जो वेरिएंट्स आ रहे हैं वो सारे बैक्टीरिया चाहे वायरस या फंगल वो आपस में म्यूटेशन करते हैं। पहले म्यूटेशन करने के अंदर उनकी जो जीनोम होते हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस पैटर्न शुरू हो जाता है। तो इसमें आपका जो सबसे जो चीज, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बोला कि वैक्सीनेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हथियार है, पूरे सारे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट होना पड़ेगा। जी, बहुत अगर आप जरूरी है। वैक्सीनेट अगर हो रहे हैं चाहे कोई भी स्ट्रेन हो, उसका जो असर होता है वो कम हो जाता है। अगर आप वैक्सीनेशन ही नहीं करा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, और जो जैसे जैसे म्यूटेशन होता है वायरस में जो है वो ताकतवर होता जाता है, वो इन्फेक्शन जो है ज्यादा बढ़ने का और ज्यादा घातक होने की संभावना। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर अश्विन, बहुत ही जरूरी बातें आपने बताई है। और डॉक्टर अनूप, आपने भी जो टिप्स बताए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे दर्शक इस वक्त इस शो को देख रहे हैं वो उनके बहुत ही ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि वक्त का अभाव है। रोकना नहीं चाहती हूँ लेकिन आपको रोकूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम टिप्स को हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि बहुत जरूरी है कि पैनिक ना हो, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। वहीं लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर आप व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। और आज के इस खास शो में हमने आपको तमाम चीजें बताई हैं। तो चलिए, आज के लिए इस शो में इतना ही। अगली बार मैं फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।